हाय दोस्तों। एशियन पेंट इंडिया की पहली सबसे बड़ी और पूरी दुनिया की 9वीं सबसे बड़ी पेंट कंपनी है, जो पूरे इंडियन पेंट मार्केट के 40% के साथ पिछले 54 वर्षों से मार्केट लीडर बनी हुई है। और इस कंपनी की सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि इंडिया की एकमात्र ऐसी कंपनी है जो पिछले 60 वर्षों से 20% की शेयर जैसा ग्रो कर रही है। अगर आप सन 2000 में एशियन पेंट के पेंट्स में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते तो आज आपकी कमाई 1.87 करोड़ रुपए होती, और वह भी बिना डिविडेंड्स के। तो सवाल यह है कि वह कौन सी बिजनेस स्ट्रेटजीज हैं जो एशियन पेंट को 54 वर्षों तक लगातार मार्केट लीडर बनाए हुए हैं, और मोस्ट इंपोर्टेंटली वह कौन से बिजनेस लेसन है जो हम एशियन पेंट से सीख सकते हैं। यह कहानी शुरू होती है 1942 के टाइम से, जब इंडिया अंग्रेजों के अधीन था और वर्ल्ड वार 2 के कारण पूरी दुनिया अस्थिर चल रही थी। इसी कारण इंडिया के अंदर पेंट के इंपोर्ट पर टेम्पररी बैन लगा दिया था, जिससे शालीमार पेंट ही इंडियन पेंट मार्केट में एकमात्र प्ले बची थी। और इसी मार्केट अपॉर्चुनिटी को देखते हुए 26 साल के यंग एंटरप्रेन्योर मिस्टर चंपकलाल चौकसी ने पेंट कंपनी खोलने का डिसीजन लिया। और फाइनली फरवरी 1942 में मिस्टर चौकसी ने अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर मुंबई के एक गैराज से एशियन पेंट की शुरुआत की। मिस्टर चंपकलाल चौकसी एक बहुत बड़े मार्केट रिसर्चर थे और वे अपना बहुत सारा समय पेंट इंडस्ट्री को समझने में लगाते थे। पेंट इंडस्ट्री के 2 मेजर सेगमेंट हैं, एक है डेकोरेटिव सेगमेंट और दूसरा है इंडस्ट्रियल सेगमेंट। डेकोरेटिव सेगमेंट में उन कस्टमर को पेंट बेचा जाता है जो अपने घर को पेंट करते हैं, और इंडस्ट्रियल सेगमेंट में कस्टमर वो है बड़े प्लांट और फैक्ट्री होते हैं जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनाते हैं। इंडियन पेंट मार्केट में मात्र 26% हिस्सा इंडस्ट्रियल सेगमेंट के पास है और बाकी 14% डेकोरेटिव पेंट सेगमेंट है। मिस्टर चौकसी ने शुरुआत डेकोरेटिव पेंट सेगमेंट से ही की थी। पेंट इंडस्ट्री में डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है, और इसी कारण जब शुरुआत में शहर के बड़े डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा एशियन पेंट की डिस्ट्रीब्यूशन लेने से मना कर दिया, तो एशियन पेंट्स ने गांव में डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट बनाना शुरू कर दिया। और मुंबई के सांगली में एशियन पेंट्स ने अपनी पहली डिस्ट्रीब्यूशन शॉप खोली। पोंगल और पोला 2 ऐसे त्योहार होते हैं जिनमें बैलों की सींगों को पेंट किया जाता है, और इसी अवसर को देखते हुए एशियन पेंट ने छोटे छोटे चमकीले पेंट के डिब्बों को गाँव में बंटवाना शुरू कर दिया, जिसके कारण लोगों में एशियन पेंट के प्रति जागरूकता पैदा हो गई। 1950 के समय घरों को पेंट करने के लिए 2 ही ऑप्शन होते थे। पहला है ड्राई डिस्टेम्पर। ये बहुत सस्ता होता था, लेकिन आसानी से दीवार से उतर जाने के कारण कपड़े से चिपक जाता था और इसकी स्मेल बहुत बुरी होती है। दूसरा है प्लास्टिक इमल्सन। इसमें ड्राई डिस्टेम्पर कोई कमी नहीं थी, लेकिन ये ड्राई डिस्टेम्पर 5 गुना महंगा होता था, और इसी मार्केट की को देखते हुए एशियन पेंट ने वॉशेबल डिस्टेम्पर नामक प्रोडक्ट को लॉन्च किया। इसमें ड्राई डिस्टेम्पर कोई कमी नहीं थी और ये प्लास्टिक इमल्सन इतना महंगा भी नहीं था, और इसी लेजेंडरी प्रोडक्ट के कारण एशियन पेंट की सेल्स बढ़ने लगी, और अब बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स भी एशियन पेंट की डिस्ट्रीब्यूशन लेने को तैयार हो गए, जिसे कंपनी ने बड़े शहरों में भी अपना बिजनेस बढ़ाना शुरू कर दिया। और इसी कारण 1952 तक सिर्फ 10 सालों में एशियन पेंट ने मात्र 2% के मार्जिन पर 22 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। 1954 में कंपनी ने गट्टू नाम का ब्रांड मेस्कॉट भी लॉन्च किया, जो इंडियन मिडिल क्लास फैमिली को टारगेट कर रहा था। एशियन पेंट्स ने अपने डिस्टेम्पर को प्रमोट करने के लिए एक मार्केटिंग कैंपेन भी चलाया, जो कुछ इस प्रकार था: डोंट लूज योर टेम्पर, यूज ट्रैक्टर डिस्टेम्पर। और अपनी इसी इनोवेटिव मार्केटिंग स्ट्रेटजी और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कारण 1952 से 1962 तक एशियन पेंट का मार्जिन 21% के शेयर के साथ 2% से बढ़कर 13% तक पहुंच गया, और 1967 आते आते एशियन पेंट इंडिया की सबसे बड़ी पेंट कंपनी बन गई। और यहाँ से आगे जर्नी हम एशियन पेंट की बिजनेस स्ट्रेटजीज के साथ समझेंगे। एशियन पेंट 1967 में ही मार्केट लीडर बन गई थी, जो आज भी 40% मार्केट शेयर के साथ इंडियन पेंट मार्केट में मोनोपोली बनाए हुए है। तो एशियन पेंट की इस कंसिस्टेंट मोनोपोली का क्या कारण है, और इसका जवाब है अनडिसरप्टेबल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। एशियन पेंट्स के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के 2 मुख्य भाग हैं। पहला है सप्लाई चेन। 1960 में बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स जैसे डिस्ट्रीब्यूटर्स, डीलर्स और शॉपकीपर्स को 1 साल तक का क्रेडिट पीरियड ऑफर करती थी। जिनको नहीं पता, क्रेडिट पीरियड वह टाइम होता है जिनमें कंपनी को प्रोडक्ट सप्लाई करने के बाद डीलर को पेमेंट देना होता है। एग्जाम्पल के लिए, आप एक डीलर हैं और आपने कंपनी से 1 लाख रुपए का पेंट खरीदा, जिसका क्रेडिट पीरियड 6 महीने है, मतलब 6 महीने बाद आपको 1 लाख रुपए देने हैं। इसी कारण कंपनी का 1 लाख रुपए एक डीलर पर मार्केट में उलझ गया, और पूरे देश में ऐसे 1000 डीलर हो तो कंपनी का 10 करोड़ रुपए मार्केट में उलझ गया, और कंपनी को आगे पेंट बनाने के लिए 10 करोड़ रुपए और चाहिए, जो कंपनी को उधार लेना पड़ेगा। तो सिर्फ मार्केट में बने रहने के लिए कंपनी को बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत होती थी, जिसे कोई भी नया प्लेयर इंडियन पेंट मार्केट में एंट्री नहीं ले सकता था, और इसी प्रकार एंट्री बैरियर बहुत हाई हो गया था। और ये डीलर के लिए भी एक सर दर्द बन जाता था, क्योंकि कोई भी डीलर बाद में पेमेंट देने के लिए टेंशन नहीं लेना चाहता था, और उसे पोस्ट डेटेड चेक के द्वारा भुगतान करना होता था। और इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए एशियन पेंट्स ने रेगुलर पेमेंट परफॉर्मेंस डिस्काउंट सिस्टम बनाया, जिसमें रेगुलर पेमेंट करने पर डिस्काउंट दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर डीलर कैश पेमेंट करता है तो उसे प्रोक्योरमेंट प्राइस पर 5% का डिस्काउंट दिया जाएगा, और अगर कोई शॉपकीपर 1 साल का पेमेंट 2 महीने में कर देता है तो उसे 4% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जाएगा। इससे एशियन पेंट्स अपने पैसे को जल्दी से जल्दी मार्केट में घुमाती रहेगी, जिससे डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स और एशियन पेंट दोनों का मार्जिन बढ़ जाएगा। 1974 में एशियन पेंट ने 8 करोड़ रुपए की लागत से एक सुपर कंप्यूटर खरीदा, जिससे वो प्रोडक्ट डिमांड, सप्लाई चेन, डीलर कवरेज और कस्टमर फीडबैक को आसानी से एनालाइज कर पाते थे। 1970 के समय ही एशियन पेंट ने अपनी सप्लाई चेन से डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल को उठा दिया और सीधा डीलर्स को पेंट बेचने लगे, जिससे कंपनी और डीलर दोनों का मार्जिन बढ़ गया और दोनों का रिलेशन भी स्ट्रांग हो गया। और अब हम चलते हैं एशियन पेंट के दूसरे सक्सेस फैक्टर की तरफ, जो है रिलेशन विद डीलर्स। होलसेलर्स और डीलर को सप्लाई चेन से हटाने के बाद डीलर्स को सारी इन्वेंट्री मैनेज करनी पड़ती थी, और एशियन पेंट का मार्केट शेयर डेकोरेटिव पेंट सेगमेंट में ज्यादा है, जिससे डीलर्स को बहुत ज्यादा छोटे छोटे पेंट के डिब्बों को इन्वेंट्री में रखना पड़ता था। और इसीलिए एशियन पेंट ने डीलर को टिंटिंग मशीन डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया,
टिंटिंग मशीन की सहायता से आप दो कलर्स को मिक्स करके तीसरा कलर बना सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको ऑरेंज कलर चाहिए तो आप रेड और येलो को सही अनुपात में मिलाकर टिंटिंग मशीन की सहायता से ऑरेंज कलर बना सकते हैं। इसी प्रकार बिना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के पास जाए आप कई वैरायटी कलर बना सकते हैं। और पेंट के डिब्बों के बजाय टिंटिंग मशीन बहुत कम जगह घेरती है और इसी प्रकार डीलर की इन्वेंट्री का खर्चा भी बहुत कम हो जाता है। लेकिन सवाल यह है कि डीलर्स के पास छोटे पेंट के डिब्बों को रखने की जगह ही नहीं है तो वह बड़े पेंट के डिब्बों को कहाँ रखेगा, क्योंकि बड़े पेंट के डिब्बों से ही पेंट निकालकर वह टिंटिंग मशीन में डालेगा। और इसका जवाब है ऑन टाइम डिलीवरी सिस्टम। क्योंकि एशियन पेंट सही टाइम पर प्रोडक्ट डिलीवर कर देती है तो डीलर्स को बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री मैनेज करने की जरूरत नहीं होती। एशियन पेंट्स अपने टियर 1 सिटी के डीलर्स को एक दिन में 4 बार पेंट डिलीवर करती है और टियर 4 सिटीज में डीलर्स को ऑर्डर करने के 12 घंटे बाद पेंट डिलीवर कर दिया जाता है। लेकिन टिंटिंग मशीन बहुत कॉस्टली होती है जो हर डीलर अफोर्ड नहीं कर सकता। इसीलिए एशियन पेंट ने डीलर को टिंटिंग मशीन लीज पर देना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद एशियन पेंट ने डीलर्स और बैंक के साथ मिलकर 3-वे एग्रीमेंट साइन करना शुरू कर दिया, जिससे डीलर्स टिंटिंग मशीन खरीदने के लिए बैंक से लोन ले सकते हैं। और इसी कारण जहां नेरोलेक और बर्जर दोनों मिलकर 46,900 टिंटिंग मशीनें डिप्लॉय कर पाई और वहीं एशियन पेंट अकेले ही 50,000 टिंटिंग मशीन को डीलर तक पहुंचाया। 1974 में सुपर कंप्यूटर खरीदने से एशियन पेंट के पास कई दशकों का कस्टमर डाटा इकट्ठा हो गया है, जिसे वो प्रोडक्ट डिमांड को पहले ही अनुमान लगाकर समय पर डीलर्स को प्रोडक्ट सप्लाई कर देती है। और इसी कारण एशियन पेंट के पास सबसे बड़ा डीलर नेटवर्क है जो उसे अपने कंप्यूटर से बहुत आगे रखता है। और अब हम चलते हैं बिजनेस लेसन की तरफ जो हम इस केस स्टडी से सीख सकते हैं। पहला लेसन है, ये मैटर नहीं करता कि आप जिस इंडस्ट्री में बिजनेस करना चाहते हैं उसमें कितने बड़े प्लेयर्स हैं और कंपटीशन कितना ज़्यादा है। अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो आपको मार्केट में गैप्स को पहचानना होगा। और दूसरा लेसन है, डाटा इज प्राइसलेस। एशियन पेंट्स के पास मिस्टर चंपकलाल जोशी जैसा मार्केट रिसर्चर था जो अपने मार्केट नॉलेज और डाटा ऑब्जर्वेशन की स्किल के कारण एडवांस डिसीजन लेता था। और इसी प्रकार का एडवांस डिसीजन था 8 करोड़ रुपए की लागत से सुपर कंप्यूटर खरीदना। इसके कारण एशियन पेंट के पास पिछले 60 सालों का कस्टमर डाटा इकट्ठा हो गया है, जिसके कारण फ्यूचर में कोई भी पेंट कंपनी एशियन पेंट को बीट नहीं कर पाएगी। आज की वीडियो के लिए यही है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर आप एशियन पेंट्स के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो इस अनयूजुअल बिलियनर्स बुक को जरूर पढ़ें और ऐसी वीडियोस आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।